ओके, इंटरनेशनल से तो इंटरनेशनल का जो आज का पहला न्यूज़ है, ये वही जो यूएस में कू हुआ था 6 जनवरी को, तो उसके ऊपर ही ये आर्टिकल है। इसमें ये बताया है कि ये जो कू हुआ था, इसमें जो 3 मेंबर थे, उन लोगों को पहचाना गया है। जो ये 3 मेंबर है, ये फार राइट ग्रुप ओथ कीपर्स के थे, जो कि वो कैपिटल हिल सीज में वो इन्वॉल्व थे। तो ये जो फार राइट जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ओथ कीपर्स कहते हैं, वो उन लोग अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोग गार्जियन ऑफ द रिपब्लिक है। ठीक है, तो इसी में ये तीनों का नाम आया हुआ है। तो उसमें ये है, एक तो मैरी वॉटकिंस है, डोनोवन रैक राउल है, और एक क्लार्क काउंटी है शायद, सॉरी कैल्डवेल है, थॉमस कैल्डवेल। तो ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ओथ कीपर्स कौन है ये इम्पोर्टेंट है, हु आर द ओथ कीपर्स। तो ओथ कीपर्स जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2009 में एक फॉर्म हुआ था। ये क्या है ना, ये बोलते हैं अपने आप को कि हम लोग पेट्रियाटिस्ट है और पेट्रियट्स है, और हम लोग वो है जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करते हैं उसके अगेंस्ट है। और मतलब अपने आप को वही बोले ना, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन एक एडीएल है, एंटी डिफेमेशन लीग, ये बोलता है कि ये जो ओथ कीपर्स अपने आप को बोलते हैं कि हम पैट्रियट्स हैं, और हम जो है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, तो सॉरी गार्जियन ऑफ रिपब्लिक है। तो ये जो है एक्चुअली क्या है, तो ये एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में ज्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, और ये एक मिलिशिया है। ठीक है, मिलिशिया मतलब कॉमन पीपल का एक ग्रुप है। और ये इसमें 3% परसेंटर ग्रुप्स भी हैं, और टैक्स प्रोटेस्टर्स, ये सब इंक्लूड है। तो ये जो ओथ कीपर्स अपने आप को बोलते हैं कि हम पैट्रियट्स है, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने का मतलब हम लोग उसको डिफेंड करते हैं, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम करता है या उसको वायलेट करता है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। तो ये जो एक साउदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर है, वो बोलता है कि जो ओथ कीपर्स है, इनका मिसकंसेप्शन ही यही है, बेसलेस कॉन्स्पिरेसी में जी रहे हैं ये थ्योरी में, बेसलेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में, कि फेडरल जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मतलब उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। मतलब ये एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोल सकते हैं। उन लोगों को ये उन लोगों का थ्योरी ही अलग है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो काम कर रही है क्या, तो अमेरिकन का लिबर्टी को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। तो इसीलिए इस उसको डिफेंड करने के लिए, मतलब अमेरिकन का लिबर्टी को डिफेंड करने के लिए ये लोग को किए थे। तो ये सारा उन लोगों का है। तो अब 3%er का नाम आया है, तो 3%er कौन है, ये पहले भी न्यूज में आया, किसी को याद है 3%er कौन थे, किसी को भी? अमेरिका में एक 3%ers है, तो ये कौन है 3%ers? कोई नहीं, अच्छा हम बता दे रहे। 3%ers कौन है ना, ये क्लेम करते हैं कि जब वो कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ये जो पूरा पॉपुलेशन का 3% लोग ही, ये लोग जो थे ये अमेरिका के लिए लड़े थे। तो ये जो छोटा ग्रुप है, ये मतलब उन लोगों का मतलब नाम ही हो गया 3%ers, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में पार्ट लिए थे। तो ये बोलते हैं कि हाँ, यही अमेरिकन का लिबर्टी के लिए और अमेरिका का डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए वो फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो ये है ओथ कीपर्स। तो यही इसी के बारे में आया है कि इन्हीं लोगों को 3 लोगों को पहचाना गया जो उस ग्रुप के हैं। तो आगे पढ़ना, वो बाकी सब सेम ही। गन गन को अमेरिका में लीगलाइज यही लोग बोले थे करने हाँ, के लिए इन ना लोग शायद। को मतलब उन लोग सपोर्ट करते हैं कि अमेरिका में ये राइट होना चाहिए कि हर एक लोग मतलब गन रख सके। वैसे भी लीगलाइज है वहां पे, लेकिन इन लोग उसके लिए भी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, 3% उसमें भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी उन लोगों का नाम वही, उसी से उन लोगों का 3% हो गया।
ओके अभी नेक्स्ट है बिडेन प्रेसिडेंसी का क्या है रूल्स। तो ये 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये सब तो बहुत पुराना बात हो गया। अब आते हैं कि जो डेमोक्रेसी का जो जीत हुआ है, ठीक है, ये इसमें बोलते हैं कि अमेरिका, जो बिडेन के पास इनॉग्रल एड्रेस में वो बहुत सारा बात ऐसा बोले हैं जो कि मतलब उनका एक मल्टी लैटरिस्ट जो व्यू है वो दिखता है। वो मतलब बात की है यूनिटी एंड होप, मतलब वो ये भी मतलब ये भी बात की है कि जो नेशन जो फेस कर रहा है जो चैलेंज पेंडेमिक के दौरान, या फिर जो भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से, या फिर जो भी डिप्लोमेसी में वो जो फेस कर रहा है, वो सबका बात किए हैं। और जो बिडेन का स्ट्रेंथ है वो मतलब वो बाइगॉट नहीं है, मतलब वो उनका स्ट्रेंथ है कि वो बाइगॉट नहीं, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं मतलब मानते हैं। और उनका जो है मतलब कमिटेड है डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे। तो ये सब बात बोला है। अब उनके पास बोलते हैं कि वो बहुत सारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिए, हम लोग देखे भी पीछे जो न्यूज आया। आगे जो है कि अभी नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए वो 1.9 ट्रिलियन रिलीफ प्लान भी भेजे हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पैकेज भी वो प्रपोज किए हैं। फिर मिनिमम वेजेस को भी रेज करने का, मतलब बहुत सारा इस तरह का काम किए हैं। लेकिन उनको पॉलिसी, मतलब उनका कैसा होना चाहिए पॉलिसी रीसेट, यूरोप कंट्रीज को लेकर के और चाइना को लेके और इंडिया को लेके, उसके बारे में न्यूज है। तो हम लोग चाइना की तरफ से तो पिछली बार पढ़ लिए थे कि हाँ चाइना क्या क्या बोल रहा है, उसका डिप्लोमेसी कैसा होना चाहिए। अब आते हैं जो बिडेन का। तो जो बिडेन का बहुत सारा चैलेंजेस है चाइना को लेकर के, और मतलब सीरियस चैलेंज है। क्यों? क्योंकि एक तो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है जो चाइना उसको देता है। मतलब एक सिंगल मोस्ट जो सीरियस चैलेंज बोलेंगे यूएस के लिए, एक चाइना है। और भी क्या है कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि रशिया, रशिया जो कोल्ड वॉर में इंडिया और सॉरी यूएस और रशिया पहले से ही कोल्ड वॉर में थे, मतलब लेकिन उन लोग अभी देख रहे हैं कि जो रशिया और चाइना का जो प्रॉक्सिमिटी बढ़ा है, इसके कारण क्या हुआ, यूरोप के भी बहुत सारे कंट्रीज जो कि रशिया से इंडल्ज है, मतलब उन लोगों का डिप्लोमेसी अच्छा है। तो अभी क्या हुआ, सारा शिफ्ट यूरोपियन का भी शिफ्ट क्या हो जा रहा है, चाइना हो जा रहा है। तो ये बहुत मतलब बिडेन के सामने एक अपहिल टास्क है कि ये कैसे अमेरिका का टाइज को जो यूरोप के कंट्रीज है उसके साथ अच्छा करे। क्यों? क्योंकि अभी जैसे ही ब्रेग्जिट हुआ, तो अभी देखते हैं कि पहले क्या थे, यूएस का बहुत मतलब डिक्टेट, मतलब वो जो बोलता था वही ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज मतलब मान लेते थे, या फिर मानने के लिए मतलब कंपेल्ड थे बोल सकते हैं। क्योंकि हाँ थोड़ा डिपेंडेंसी था। लेकिन अभी देख रहे हैं कि यूरोप का जो शिफ्ट हो रहा है, जैसे ही ब्रेग्जिट हो गया, तो अभी देखते हैं यूरोप का जो न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ब्रिटेन से हट के अभी क्या हो रहा है, तो जर्मनी हो रहा है। और जर्मनी यूरोप का जो न्यू सेंटर है वो किसकी तरफ है, वो भले अभी रशिया को क्रिटिसाइज किया, वो एलेक्सी नवल्नी को उसके लिए उसको डिटेंशन के चलते, लेकिन फिर भी वो रशिया के साथ अच्छा मतलब रिलेशन है। और वो अभी भी उन लोगों का जो एक नॉर्थ स्ट्रीम 2, एक रशिया लेड गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो जर्मनी अभी उसका पार्ट है। तो वो उसको लेकर के वो अभी भी पॉजिटिव है। और ये यूएस नहीं चाहता कि हाँ ये जर्मनी का रशिया के साथ ये डील रहे, मतलब गैस पाइपलाइन वाला, लेकिन फिर भी जर्मनी नहीं, वो उसके साथ वो अभी भी है इंटैक्ट। और ईयू और चाइना का हम लोग अभी देखे हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट पे, जो यूएस का दूसरा ऑब्जेक्शन है कि ईयू को नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यूरोप क्या है, अभी न्यू इंडिपेंडेंट थिंकिंग ईयू लेकर के आ गया। और यूरोपियन लीडर्स जो है वो अभी इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखा जाए तो अमेरिका के लिए एक थ्रेट है, उसका जो सुप्रीमेसी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो सीरिया और यमन में जो नॉट एंड मतलब एंडलेस वॉर जो चल रहा है,
उसमें अभी सऊदी अरेबिया के लेकर के अभी यूएस का चैलेंज था। तो खैर इसमें अभी एक नया यूएस का एक मतलब बोलेंगे नया स्टेप, वो अभी बिडेन अभी नया स्टेप लिया है। वो आज के शायद न्यूज में था कि जो बिडेन ये बोले हैं कि चाहे कुछ भी हो, सऊदी अरेबिया को अब येमेन वॉर में वो हेल्प नहीं करेंगे। येमेन वॉर में वो उसको ना आर्म सेल करेंगे और ना ही कोई सपोर्ट करेंगे। तो उनका मतलब जो बिडेन साफ साफ ये बोल दिए हैं कि हम अब येमेन का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो, और उसको अब पूरी तरह से वो उसमें सऊदी अरेबिया को नहीं हेल्प करने वाले हैं, चाहे मतलब कैसा भी रिलेशन रहे, और वहां से वो अपना सपोर्ट हटा रहे हैं पूरी तरह से सऊदी अरेबिया से। और हाँ, सऊदी अरेबिया को हेल्प क्या करेंगे, तो अगर जैसे ईरान कुछ ड्रोन से अटैक किया है, तो हाँ, सऊदी अरेबिया का सोवरेनिटी और उसका जो इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल प्रोटेक्शन है उसके लिए उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन येमेन वॉर के लिए वो और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी उसके पास था, मतलब एक चैलेंज सऊदी अरेबिया। और भी बहुत सारा है कि जैसे कि जेसीपीओए तो हम लोग देख ही लिए कि जेसीपीओए का क्या होने वाला है, जो डायनेमिक्स कैसे चेंज होने वाला है। और भी क्या प्रॉब्लम है कि जेसीपीओ में याद करोगे कि पीछे आया था कि इजराइल चाहता है कि यूएस जेसीपीओए से बाहर निकले, मतलब निकला था तो सबसे ज्यादा खुश इजराइल हुआ था। और जेसीपीओए में वापस नहीं जाए, और जाए भी तो वो सारा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए ईरान पे। इजराइल ये चाहता है। अब अब्राहम अकॉर्ड हो गया इजराइल, यूएई और बहरीन ये कंट्री के बीच। तो अब क्या हुआ कि ईरान के अगेंस्ट में और ज्यादा इजराइल और जो यूएई है दोनों ही ये हो गए हैं। तो अब यूएस ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया है कि ये अब्राहम मतलब सारा लोग ईरान के अगेंस्ट, मतलब इजराइल तो था ही, इजराइल प्लस अभी यूएई, यूएई भी था ही। अब ये दोनों मिलके ज्यादा ही वो ईरान के अगेंस्ट में यूएस को चाहेंगे कि यूएस ईरान के अगेंस्ट में कुछ कदम उठाए या सैंक्शंस मतलब जारी रखे। तो ये एक उसके पास है। फिर इंडिया के साथ इंडिया का जो क्या चेंज होने वाला है, तो देखा गया है कि इंडिया का जो पहले जो भी उसका जब ट्रम्प थे तो जो भी सिनेरियो रहा है, तो अभी कुछ चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बिडेन का जो थॉट है वो लेस सपोर्टिव है इंडिया का कुछ इश्यूज को लेके, जैसे कि कश्मीर इशू है, फिर मुस्लिम माइनॉरिटी का जो इंडिया का जो है, और फिर जो ट्रीटमेंट टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया का। तो ये सब को लेके वो जो बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत कम सपोर्टिव, मतलब वो सपोर्ट नहीं करता है इंडिया को। और क्या, वो फिर ये भी है कि जो ये जो इंडिया और चाइना का जो कन्फ्रंटेशन है ईस्टर्न लद्दाख में, उसमें भी ये यूएस का मतलब सपोर्ट, मतलब ओपन सपोर्ट तो नहीं है, मतलब लेस फोर्थ कमिंग सपोर्ट है उसका। तो और फिर उसके बाद इंडिया जो चाहता है, फिर अफगान प्लान को लेकर के इंडिया का जो स्टैंड पॉइंट है कि वो मतलब वो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है वो अशरफ घानी की तरफ से। लेकिन अब जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से ये डिसाइड कर लिया है कि किसी भी हाल में वो अब अफगानिस्तान से अपना जो भी है वो अपना ट्रूप्स मतलब पूरी तरह से हटा लेगा, वॉर अब एंड कर देगा, वॉर इन अफगानिस्तान। और क्या, वो इससे क्या होगा, इससे जो मतलब वो डील भी करेगा तालिबान से, और इससे क्या होगा कि पाकिस्तान का रोल बिगर हो जाएगा। मतलब इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान एंड इवन बिगर रोल इन एक्टिंग एज अ मिडवाइफ ऑफ एनी न्यू अरेंजमेंट। तो उसमें पाकिस्तान का रोल ज्यादा हो जाएगा, इंडिया वहां पे थोड़ा सा सेटबैक में होगा। तो ये उसी से रिलेटेड है सारा, ये पढ़ना बाकी समझ में आ जाएगा। ये सारा सिनारियो दिया हुआ है कि जो बिडेन के पास क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह का डिप्लोमेसी चेंज होगा इंडिया से लेकर चाइना से लेकर यूरोप बाकी जो कंट्रीज के साथ। तो ये सारा उसी पे आर्टिकल था। अब आते हैं यूएस एंड इंडिया अ टेल ऑफ टू सीजेस। तो ये पढ़ के में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे दोनों जगह में क्या हो रहा है। इंडिया में क्या, तो इंडिया में फार्मर्स लोग जो तीनों फार्म बिल का अपोज कर रहे हैं, उधर यूएस कैपिटल पे जो डिस्कंटेंट था कि वो ट्रांजिशन को लेकर के।
तो देखा जा रहा है कि यही बोला जा रहा है कि ये जो दोनों वर्ल्ड का मतलब बड़े बड़े डेमोक्रेसीज में इस तरह का जो हो रहा है, तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज दिया हुआ है कि सिमिलैरिटीज क्या है। तो इसमें ये है कि दोनों ही जो है एक कैपिटल पे किए हैं और दूसरा जो दिल्ली में वो कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी का ऊपर दिया हुआ है कि दोनों ही जगह में जो डेमोक्रेसी के नाम पर, ठीक है, इनफॉर्मल बैलेंस हो रहा है पावर ऑफ सोसाइटी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है, प्रिंसिपली इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शंस जो है, ये क्या हो रहा है, दोनों ही मतलब हिंडर हो रहा है। फिर ये भी बात आया, ये उसी के बारे में सारा कुछ है। यहाँ पे बोला गया है कि जो पहले देखा गया था कि पहले प्री वर्ल्ड यूरोप में फासिज्म था, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेमोक्रेटिक सोसाइटी आया, जो कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्री प्रेस एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये डिग्रेड हो रहे हैं, वैल्यू ऑफ सोसाइटी डिग्रेड हो रहा है। फिर ये बोल रहा है कि जो यूएस और इंडिया दोनों जो बीकन्स ऑफ डेमोक्रेसी थे मॉडर्न वर्ल्ड में, वो बीकन्स तो है, लेकिन जो पॉलिटिकल फोर्सेस है दोनों जगह, ऐसा ना हो कि ये जो बीकन्स है जो ड्यूरिंग लास्ट जो पास्ट डिकेड, ठीक है, वो फाइनली ऐसा ना हो कि कुछ कॉशनरी टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए। मतलब कि ऐसा ना हो कि लोग फिर इस तरह से मतलब इसको याद करने लगे कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब डरने लगे, ठीक है, इस तरह का मतलब स्टोरी में ये फॉर्म हो जाए। मतलब इसके बारे में जैसे कि नाजी को लेकर के बोलते हैं, जैसे कि जर्मनी में नाजिज्म को लेकर के लोग डरते गए, अरे इस तरह का नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का ऑटोक्रेटिक पावर किसी के हाथ में नहीं जाए कि ऐसा सिनारियो आ जाए। लेकिन उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि जब यूएस और इंडिया डेमोक्रेसी के नाम पे मतलब लोग डरने लगे, इस ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इवेंचुअली ऐसा कहानी के रूप में ना उभर के आए। तो उसी को लेकर के सारा है, और दोनों सीजेस को वो कंपेयर किया है। आगे पढ़ना तुम लोग। फिर आते हैं स्मार्ट वॉल्स। तो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत हम बोल दिए। क्वेश्चन ये है कि ट्रम्प के टाइम में एक वॉल का बात हो रहा था, ये वॉल किसके किसके बीच बनाने का बात हो रहा था? ट्रम्प बोले थे कि ये वो चाहते हैं कि वो वॉल बनाए, कौन कौन से कंट्री के बीच में? अब ऑब्वियस बात है यूएस तो रहेगा ही। और काजल बोलो। मैक्सिको। हाँ, तो मेक्सिकन वॉल के बारे में वो था कि वो, अच्छा उसमें क्या हुआ था, मेक्सिकन वॉल बना या फिर ट्रम्प को क्या प्रॉब्लम हुआ था? काजल बोलो। नहीं बना मैम, बिकॉज वो उसकी पार्लियामेंट उस पे उसको रेसिस्ट कर दी थी। क्या रेजिस्ट की थी? उसके पावर को, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो होता है कि पार्लियामेंट और मतलब दोनों के बीच में वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर है, तो पार्लियामेंट उसको ओवर रूल कर दी थी ओवररूल ट्रम्प के कैसे ऐसा डिसीजन। हुआ था? वहां फंड नहीं रिलीज की थी, फंड फिनांस। ओ हाँ, फंड। हाँ, फंड रिलीज नहीं, हाँ मीरा बोलो। अरे यही मैम, फंड रिलीज नहीं की, वही हाँ, बोलना फंड था। रिलीज नहीं की थी, ठीक है। तो वहां की पार्लियामेंट मतलब कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ही बोलेंगे। तो वो फंड रिलीज नहीं की थी। तो अभी बात आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो बिडेन क्या बोले कि वो बॉर्डर वॉल को बनाना, वो कंस्ट्रक्शन वो बंद करवा दिए। वो क्या बोले, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से, क्योंकि वो बोले थे कि मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था पहले भी, तो अभी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको बंद कर दिए कि नहीं वॉल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इसकी जगह पे क्या है, स्मार्ट वॉल बनाया जाएगा। तो स्मार्ट वॉल का मतलब क्या कि उसमें फिजिकल और आर्म्ड पेट्रोलिंग, मतलब फिजिकल आर्म पेट्रोलिंग नहीं होगा। वहां पे क्या होगा कि एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, जिसमें कि क्या है कि उसमें सेंसर्स रहेंगे, रडार्स रहेंगे, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी रहेगा, जिससे कि जो ट्रैक किया जाएगा जो ब्रेक इन्स हो, मतलब जैसे लोग आना जाना करेंगे। और
वो मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वो काम करेगा। इसमें और क्या है, तो ये क्या है ना कि जैसे ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो बोला था कि वो बॉर्डर वॉल मतलब स्टील बैरियर बनाने का प्रोजेक्ट था, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये वर्चुअल वॉल रहेगा, जिसमें कि क्या है, ये कंप्यूटर इक्विप्ड रहेगा और इसमें जो सेंसर रहेंगे, हम बता ही दिए सेंसर होगा, ये डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि एनिमल्स है कि ह्यूमंस है कि व्हीकल्स है, वो सारा अपडेट देंगे मोबाइल डिवाइस ऑफ यूएस पेट्रोल बॉर्डर वो एजेंट्स को। और फिर उसके बाद ये इस तरह से काम करेगा सेंसर्स। और इमेजिंग भी, मतलब थर्मल इमेजिंग भी रहेगा, कैमरास रहेंगे, टावर्स रहेंगे, वो पूरा मतलब हाईटेक। तो इसमें अब क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्या प्रोजेक्ट इंडिया में भी, इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी क्या यूज किया जा सकता है, जो कि इंडिया अभी लड़ रहा है अपना टेररिस्ट से, स्मगलर से जो इन्फिल्ट्रेट कर जा रहे हैं कंट्री में। तो और जो भी ऑनगोइंग सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर, जो भी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है, उसको लेकर के। तो इसका बेनिफिट्स भी बताया गया है कि फिजिकल स्ट्रक्चर में वो बहुत डिफिकल्ट है, दो कंट्री के बीच में अगर फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। और फिर उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि वो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा। और स्मार्ट वॉल क्या होगा, एक तो स्पीडियर डिप्लॉयमेंट हो सकता है, और फिर उसके बाद लैंड सीजर ये सब का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेस वो एनवायरमेंट इफेक्ट भी नहीं होगा। तो यही उसका स्मार्ट वॉल का यही कंसेप्ट है। तो ये अभी अभी आप देखो कब तक बनता है, तो इस तरह से आया है। और इसमें इंडिया का भी है कि इंडिया में क्या ऐसा डिप्लॉय किया जा सकता है, अभी देखें क्या है। फिर आते हैं बीजिंग वॉन्स ऑफ यूएस वॉरशिप वर्सेस चाइना सी। तो इसमें वही है कि चाइना का एक सीजा टेरिटोरियल वाटर है, जो कि यूएस का एक वॉरशिप वहाँ पे आइलैंड में देखा गया है। तो वो बोला है कि ये सीरियस वायलेशन है चाइना सोवरेनिटी पे, और हम ये रीजनल पीस को हार्म करता है। तो उसी से है वो, हम बताए ना कि यूएस और चाइना का उसको लेकर के साउथ चाइना सी में जो भी है, कभी चाइना उस वहाँ पे कुछ भेज के ये प्रूफ करना चाहता है कि ये मेरा टेरिटोरियल वाटर है, और फिर यूएस फिर उसको काउंटर करके वहां पे कुछ शिप भेज के बोल, मतलब ये दिखाना चाहता है कि ये तुम्हारा नहीं है। तो ये दोनों का ही चलता आ रहा है। तो वॉट जो भी है, तो ये देख लेना। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो यूएस का ये है कि यूएस बोलता है कि ये सिर्फ चाइना का नहीं है, ये ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, वियतनाम, ये सब का भी रीजनल क्लेम है। और चाइना जो बोलता है कि नहीं, ये चाइना का मतलब अपना, मतलब साउथ चाइना सी उसका है, मतलब उसका टेरिटोरियल वाटर है। तो इसको लेकर के ही वो यूएस का नेवी हमेशा वो चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पे काम करता है। आगे देखें। अच्छा, यूके स्ट्रिप्स चाइनीज सेफ्टी टीवी चैनल ऑफ लाइसेंस। तो यूके रेगुलेटर क्या किया, वो टीवी एक चाइना स्टेट का टीवी चैनल था, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग वो का काम करता था, उसका जो लाइसेंस है वो ये कर दिया, खत्म कर दिया और रिवोक कर दिया लाइसेंस। तो ये क्यों, क्योंकि ये बोला गया, ये जो टीवी चैनल है नेशनल, ये है चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, CGTN। तो ये बोला है कि ये कंप्लेन इसके अगेंस्ट में मिला था कि ये मतलब ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो कि ये मतलब ये जो है, ये ह्यूमन राइट्स वाले लोग किए थे कि ये एडिटोरियल को वो कुछ चेक करवाता है ना, उस तरह से। एक सेकेंड। हाँ, ये क्या है ना, रिपोर्ट क्या है कि ये जो रूल्स थे फेयरनेस और एक्यूरेसी के, वो उसको वो वायलेट किया है। तो इसीलिए इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। पढ़ लेना, बाकी समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं यूज यू टर्न। ये नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर के ये न्यूज है। इसमें क्या हुआ है ना कि ईयू क्या किया था। अच्छा,
थोड़ा क्वेश्चन पूछे। ये बताओ कि ईयू नॉर्दर्न आयरलैंड किसका पार्ट है? ईयू का ना यूके का? अच्छा, ये हम क्वेश्चन कुछ अजीब ही पूछे हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं पहले क्या आंसर आता है। हाँ अतुफा बोलो। ब्रिटेन का ही पार्ट है। हाँ लेकिन अभी भी वो सिंगल मार्केट, मतलब यू का जो सिंगल मार्केट है उसका भी पार्ट है, मतलब यू का भी पार्ट है। ठीक है, यू के अंडर ही है, मतलब वो ब्रिटेन एग्जिट कर गया लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में वो जो आयरिश बैकस्टॉप जो था वो है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि ईयू क्या बोला, मतलब ईयू रिसेंटली वो बोला कि हम जो वैक्सीन जो एक्सपोर्ट करने वाले थे नॉर्दर्न आयरलैंड में, यूके में, तो ये बोला कि हम अब वहाँ पे वैक्सीन जो बॉर्डर क्रॉस जो करेगा वहाँ पे हम जैसे वहाँ पे क्या है, सॉफ्ट बॉर्डर, मतलब कि वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छा हम फिर से एक्सप्लेन करें इसको। एक आर्टिकल 16 है, ठीक है, आर्टिकल 16 के बारे में एक्सप्लेन करें तो फिर बात समझ में आ जाएगा। ये आर्टिकल 16 क्या है, ये मतलब दोनों साइड यूनिलैटरली ईयू और यूके को ये अधिकार देता है कि वो जो एनी पार्ट ऑफ ब्रेक्जिट डील, ठीक है, जो इकोनॉमिक, सोसाइटल और एनवायरमेंटल डिफिकल्टीज उसको इन्वोक कर सकते हैं, लीगल मेजर्स वो ले सकते हैं यूनिलैटरली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो चाहे तो जो दोनों के बीच में जो जो बॉर्डर है वहां पे ये चेक पोस्ट लगा सकते हैं कि वहां से जो सामान है वो एक्सपोर्ट ना हो, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, ये ईयू यूनिलैटरली क्या किया था, आर्टिकल 16 इन्वोक कर दिया था, और वो क्या किया, वो से क्या हुआ कि वो ये बोला कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड में और यूके में जो वैक्सीन जाएगा वो अब जैसे उसमें ये तो एक गुड्स है, तो ये उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो मतलब जाने से रोकने का बात किया। तो इससे बहुत क्रिटिसाइज हुआ ईयू का। तो ईयू जो एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन का जो ब्लॉक करने वाला था नॉर्दर्न आयरलैंड और यूके में, तो आर्टिकल 16 का सहारा लेकर के और चेक पॉइंट्स इरेक्ट करने वाला था, तो फिर उसको फिर वापस ले लिया अपना डिसीजन को। तो क्योंकि उसका बहुत बदनामी होने लगा। क्यों बदनामी होने लगा, वो बोला था कि जो कोविड-19 वैक्सीन का जो है, ये बोला था कि करीब 70% एडल्ट्स को बाई समर, मतलब समर तक 70% एडल्ट्स को ये मिल जाएगा। और क्या हुआ है कि वैक्सीन का जो कंसाइनमेंट था, ठीक है, जितना आने वाला था, जो एस्ट्राजेनेका, ब्रिटिश स्वीडिश मैन्युफैक्चरर है एस्ट्राजेनेका, वो क्या किया, जो डिलीवरी था ईयू को वो कट कर दिया। तो इसी के चलते ईयू क्या किया, ईयू बोला कि ठीक है, हम वो क्या किया, वैक्सीन का जो सप्लाई था उसी को ब्लॉक करने का कोशिश किया। ठीक है, तो ये उस पर क्रिटिसाइज हुआ, बहुत लोग बोला कि ये गलत है, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मतलब क्रिटिसाइज, मतलब बहुत लोग क्रिटिसाइज करने लगे यू को, तो ये फिर डिसीजन वापस ले लिया। मतलब वही है, यू टर्न एम्बेरसिंग फॉर ईयू। और ये भी बोला गया कि ईयू जो अभी ब्रेक्जिट का 1 महीना भी नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से, जो उन लोग तो कस्टम यूनियन में थे ना, तो ईयू और यूके का रिलेशनशिप का जो फ्यूचर नेगोशिएशंस है, मतलब वो कैसे काम करेगा जब 1 महीना में ही वो इस तरह से काम कर रहा है। तो वो इसीलिए, और ये भी बोल रहे हैं कि वो क्रिटिसाइज किया बाकी मेंबर जो कंट्रीज है ईयू के, उससे बिना कंसल्ट किए हुए ब्रुसेल कैसे, मतलब ये आर्टिकल 16 का डिसीजन अनाउंस कर दिया। तो ये पढ़ना उसी से रिलेटेड है। आगे आते हैं, इंस्टेबिलिटी इन इटली। तो वो हम लोग पढ़े ही थे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोल दिए थे कि रेजिग्नेशन दे दिए प्रेसिडेंट को। और फिर क्योंकि पेंडेमिक में वो नहीं वो कोप अप कर पाए, या फिर अपने लोगों को जो जितना देना चाहिए था गवर्नमेंट को, मतलब ड्रग्स, या फिर उन लोगों को जो वैक्सीन प्रोग्राम और वो सब नहीं वो कर पाए, तो इसीलिए वो रिजाइन ही कर दिए। जो पेंडेमिक से लड़ने में मतलब अपने आप को असमर्थ हो पाए। तो
अभी क्या है कि अभी भी जो इटली में है वो कुछ जगहों पे अभी भी लॉकडाउन है। तो और उसके बाद ये भी वो बोले हैं कि जो हेल्थ केयर है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है वो मतलब कोलिशन पॉलिटिक्स जो अभी भी है, तो इसीलिए वो ये कर दिए और अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में है। आगे देखते हैं, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब फिर क्या होता है। बस उसी से रिलेटेड पिछले बार भी हम लोग जो बात किए थे वही है। अब आते हैं इंडोनेशिया, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, द वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम नेशन है, वो अभी हिजाब को बैन किया है, जो कि बोला गया है जो भी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स है, मतलब पीपल है, उन लोगों को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। जो नॉन मुस्लिम गर्ल्स है उन लोगों को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा हिजाब पहनने के लिए। और अगर कोई स्टेट स्कूल अगर ऐसा करता है कि हाँ उन लोगों को हिजाब पहनने के लिए अगर मतलब कंपेल करता है, तो फिर उन लोगों को जो सैंक्शंस लगाया जाएगा और ऐसे रूल्स का जो फंडिंग है वो कट कर दिया जाएगा। तो अच्छा इनिशिएटिव, मतलब एक्टिविस्ट लोग मतलब बहुत खुश हुए हैं और प्रेज किए हैं कि हाँ अच्छा इनिशिएटिव है। फिर आते हैं ईसीटी। ये एक मतलब इंडिया का देखा जाए तो मतलब अच्छा बात नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया, जापान और श्रीलंका तीनों एक ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट में थे। तीनों मिलके ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो कोलंबो पोर्ट में बना रहे थे, जो इंडिया मतलब बेसिकली इंडिया का बहुत कंसर्न था वो प्रोजेक्ट, मतलब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट भी था। तो इसमें क्या था कि ये जो था श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी उसमें 51% स्टेक उसका लेने वाला था और इंडिया और जापान मिलके उसका 49% स्टेक होल्ड करने वाले थे। ये क्या था, ये पोर्ट में ये तीनों मिल करके ये प्रोजेक्ट करने वाले थे। लेकिन क्या हुआ कि अभी जो श्रीलंका का जो कैबिनेट है वो ये डिसाइड किया कि मतलब जो वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगे पोर्ट वर्कर्स से का कि वो 100% जो शेयर होना चाहिए वो श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के पास होना चाहिए। तो इसीलिए वो क्या किया कि ईसीटी का जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल कर दिया और वो बोला कि इंडिया को ऑफर किया कि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफर किया 35 इयर्स अरेंजमेंट के लिए, मतलब डेवलपमेंट अरेंजमेंट के लिए। लेकिन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, तो इसमें क्या है कि इंडिया ये बोला कि ये यूनिलैटरली वो ट्रिपरटाइट अग्रीमेंट था, तो यूनिलैटरली ये श्रीलंका अच्छा नहीं किया और मतलब ये सही नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है कि उसको कौन सा मतलब वेस्ट कंटेनर टर्मिनल वो जो प्रपोज किया है वो करता है कि नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, तो इंडिया का मतलब यहाँ पे सेटबैक है, देखा जाए तो मतलब बगल का कंट्री में जो उसका प्रोजेक्ट है वो उसे छीन लिया गया, जबकि इंडिया इसका मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न था मतलब वो प्रोजेक्ट को लेकर के। ठीक है, आगे एक आईसीसी कन्विक्ट्स युगांडन रिबेल कमांडर फॉर वॉर क्राइम्स। ये क्या है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या किया कि युगांडा का एक चाइल्ड सोल्जर एक है जो कि लॉर्ड्स रेजिस्टेंट आर्मी का कमांडर है, ठीक है, उसको कन्विक्ट किया। उसमें ओंगवेन, ठीक है, इसमें उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं। चार्जेस क्या है वो मर्डर, रेप, सेक्सुअल एंस्लेवमेंट, ठीक है, कॉन्स्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, तो ये सब उस पे चार्जेस है, लेकिन वो डिनाई किया है। और जो ओंगवेन जिसको बोलते हैं उसका निक नेम है व्हाइट एंड, वो ये सारे चार्जेस को बोला है नहीं। और उसका जो डिफेंडर है जो डिफेंड किया है उसको, जो उसका लॉयर, वो क्या बोला है कि नहीं, ये जो है ना ये जो ओंगवेन है ये खुद भी इस तरह का क्राइम्स का विक्टिम रहा है और वो मतलब पहले जो इसको साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है जिसके चलते इसका बिहेवियर ऐसा है।
तो जज बोला कि ऐसा नहीं, मतलब वो पूरा इसको एक्सेप्ट करने से ही डिनाई कर दिया। बोला कि वो पूरी तरह से एक रेस्पॉन्सिबल एडल्ट है और पूरे होशो हवास में एक कमांडर है लॉर्ड्स रेजिस्टेंट आर्मी का, और ये पूरे होशो हवास में ये इस तरह का काम कर रहा है। तो और वो बोला, मतलब ये भी आया है कि यूनाइटेड नेशन ये भी बोला है कि जो लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी है वो करीब 1 लाख लोगों को मारा है और करीब 60,000 बच्चों को मतलब किडनैप करके उन लोगों का जो वायलेंस और उन लोगों के अगेंस्ट में वायलेंस वो सब किया है। और ये ज्यादातर सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब में ज्यादा किया है। तो उसको अभी कन्विक्ट किया है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे अब आते हैं, ये लास्ट ही न्यूज है। ये बर्मा का पूरा हिस्ट्री है कि बर्मा का नाम बर्मा से म्यांमार कैसे हुआ, और कैसे अभी फिर से जो हम पिछले बार जो न्यूज हम लोग देखे थे कि मिलिट्री वो इलेक्शन को नहीं मान रही थी, तो अब क्या हुआ कि मिलिट्री क्या कर ली है कि ऑंग सान सू की को डिटेन कर दी है, और वही 1 फरवरी को जो लोगों का होने वाला था, ये बोलते हैं कि म्यांमार मिलिट्री फिर से ग्रैब कर ली है पावर। ये 3rd टाइम हुआ है इस नेशन का हिस्ट्री में। उसको जब 1948 में इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद से ये 3रा बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री फिर से जो पावर है अपने हाथ में ले ली है। अब आते हैं पहले जो बर्मा का नाम म्यांमार कैसे हुआ। तो ये क्या है ना कि बर्मा का नाम बर्मा था क्योंकि वहां पे एक बर्मन एथनिक ग्रुप रहता था, जो कि जब कॉलोनियल इंडिया था, वहाँ वो जो ब्रिटिश के अंडर था, तो वहां पे डोमिनेंट ग्रुप था, तो इसीलिए उसका नाम बर्मा हुआ। तो ये जो अरेंजमेंट था ये 1937 तक चलता रहा, और जब 1937 में बर्मा जब ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हुआ और सेपरेट कॉलोनी बना गया, तो भी वो वैसा ही था। फिर उसको इंडिपेंडेंस मिला 1948 में, फिर भी उसका नाम यूनियन ऑफ बर्मा रखा गया। फिर 1962 में, उसी का हिस्ट्री है, 1962 में मिलिट्री उसका सिविलियन गवर्नमेंट को पहली बार वो कुचल कर अपने हाथ में ले ली थी, और फिर उसका जो नाम है अमेंड की 1974 में, जिसका नाम फिर रखी सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद 1988 में म्यांमार का जो आर्म्ड फोर्सेस है वो फिर से पावर ली, और फिर उसके बाद उसमें बहुत लोगों का डेथ हुआ, और उसमें फिर से ऑफिशियल नाम वापस रख दिया गया यूनियन ऑफ बर्मा। तो इस तरह से बर्मा यूनियन ऑफ बर्मा इस तरह से चेंज होता रहा है। फिर उसके बाद एक जुंता वहां पे थी, जुंता मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल का, वो क्या की, वो एक लॉ अडॉप्ट की जिसमें बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया गया, और कंट्री को यूनियन ऑफ म्यांमार बोला जाने लगा। और फिर उसके बाद जो उसका कैपिटल था रंगून, उसका नाम चेंज करके यंगॉन कर दिया गया 2005, मतलब यंगॉन उसी समय। और 2005 से फिर उसका जो कैपिटल है वो नाइपाइदो हो गया। अब क्या इसमें जो बोलते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल जो चेंजिंग नेम मतलब क्या है, तो इसमें बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो म्यांमार नाम है, ये जो वहाँ का 135 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप्स है, वो जस्ट नॉट बर्मन पीपल है। पूरा लोगों को मिला करके इसका नाम हम म्यांमार रख दिए, क्योंकि उसमें बर्मन तो सिर्फ एक एथनिक ग्रुप के नाम पे बर्मा था, तो इसीलिए 135 ऑफिशियली जो एथनिक ग्रुप है उन लोगों को मिला करके म्यांमार बना दिया उसको। लेकिन जो क्रिटिक्स है वो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्मा का जो बर्मीज लैंग्वेज है वो म्यांमार है, बस वही किया गया है। और कोलोकियली जो बर्मा को वो म्यांमार ही वो मतलब म्यांमार को जो फॉर्मल वे है बोलने का, बर्मा को फॉर्मल वे है बोलने का म्यांमार, तो ये बर्मीज लैंग्वेज का ही है। और रंगून को यंगॉन बोलना ये बर्मीज लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं और भी है इसमें जो डिसाइड की थी जुनता जो नाम, इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है वो नहीं मानते हैं
कि हाँ ये बर्मा उसका नाम, सॉरी म्यांमार, वो अभी भी बर्मा ही रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एक्सेप्ट नहीं किए हैं बहुत लोग, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक्सेप्ट हुआ। फिर उसके बाद आया है कि डेमोक्रेसी कैसे ट्रांजिशन हुआ 2010 में। जो सांग सू की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है, वो जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ था 2010 में, 2008 में पहले भी आया था, 2008 में वहाँ की मिलिट्री एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की थी, उसके बेसिस पे वो 2010 में इलेक्शन वो ये की। तो लेकिन क्या हुआ कि जो म्यांमार में जो आंग सान सू की पार्टी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये उस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दी। और फिर उसके बाद 2015 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वो जीती, और फिर उसके बाद मेजॉरिटी सीट ली। और फिर हम लोग देखे थे कि हाँ दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होकर पार्लियामेंट फॉर्म हुआ था। फिर उसी में म्यांमार का जो नाम है वो सारे लोग एक्सेप्ट किए थे, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्सेप्ट की थी। फिर बाद में देखे थे कि जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो डिसाइड की थी कि मतलब डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ है, इसीलिए वो क्या की थी कि ठीक है बर्मा हो या म्यांमार हो, वो दोनों को ही मतलब सपोर्ट करने का बात की थी। फिर उसके बाद यूएस भी पहले नहीं वो करता था, लेकिन बाद में देखा कि नहीं, मतलब जैसे डेमोक्रेसी के चलते वो क्या किया कि जो सैंक्शंस लगाया था बर्मा पे वो हटा दिया। लेकिन अभी फिर से वो बोल रहा है, जैसे ये मिलिट्री coup हुआ तो फिर से बोला है कि ये जो मिलिट्री coup के चलते वो सैंक्शंस फिर से वो लगा सकता है। फिर आते हैं वो वे फॉरवर्ड इन म्यांमार। अब म्यांमार में आगे क्या, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो पहले क्या था, सैंक्शंस लगा करके उस पे ये किया जाता था, मतलब सैंक्शंस लगाए तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दंड दे के सीधा करना, तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं वैसा नहीं करेंगे। बहुत लोग इसके अगेंस्ट में है कि सैंक्शंस लगाना ही एक उपाय नहीं है। जैसे बात हो रहा है कि जैसे बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है म्यांमार के, तो उन लोगों का क्या, मतलब उन लोगों का क्या चेंजेस होगा। तो बहुत सारे लोग का कोई डिफरेंस उन लोगों पे नहीं पड़ेगा। जैसे कि सिंगापुर, वो बोल रहा है वो सिंगापुर जो कि लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है और म्यांमार में करीब 34% जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंगापुर से आता है, वो वैसा मतलब उसकी फेवर में नहीं है सैंक्शंस के। तो ये भी बोला जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो बोल रहा है एवरीथिंग बट आर्म्स। ये उसका स्कीम था जिसमें कि वो पहले का बात है कि यूरोपियन यूनियन पहले बर्मा और म्यांमार को लेकर के जो नहीं रिकॉग्नाइज करती थी, वो 2010 में, जबकि मिलिट्री ही उस समय स्ट्रांग थी, मतलब मिलिट्री ही थी उस समय, यूरोपियन यूनियन का भी रवैया ऐसा नहीं था कि उस पर सैंक्शंस लगाया जाए। ठीक है, मतलब वो पॉलिटिकल चेंजेस को लेकर सैंक्शंस लगाने के फेवर में नहीं है। यूरोपियन यूनियन उस समय एक प्रोग्राम चलाई थी एवरीथिंग बट आर्म्स। इस स्कीम के तहत क्या की थी, जो म्यांमार में जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसको बहुत प्रमोट की थी। उसमें वो स्कीम ये अलाउ की थी कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उन लोगों के वहां से जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा वो ईयू में फ्री ऑफ ड्यूटीज होगा। तो ये क्या है कि वहां पे मतलब लोगों को, मतलब जो कंट्री है उसको प्रमोट करने का ये की थी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, इसका सारा डिटेल्स इसमें है। अब आते हैं कि इसमें चाइना का स्टैंड क्या क्या है और इंडिया का स्टैंड क्या है। तो चाइना को लीस्ट बॉर्डर है, वो नहीं, वो क्रिटिसाइज करेगा म्यांमार को ये मिलिट्री coup के लिए, वो क्योंकि उसको मिलिट्री से बहुत फायदा है। ठीक है, और इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही है। और फिर क्या है, इंडिया का बात आते हैं, तो इंडिया भी क्या है ना, इंडिया का ये हम थोड़ा सा क्रक्स में ही बता दे रहे हैं। इंडिया पे भी बहुत ज्यादा, इंडिया का भी स्टैंड बहुत स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये देखिए कि मिलिट्री के साथ उसका बहुत सारा अभी प्रोजेक्ट्स चल रहा है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, उस वहां पे जो म्यांमार की मिलिट्री है उसके साथ उसका बहुत एक्सरसाइजेस चल रहा है, इसीलिए वो मिलिट्री के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती है। और मतलब इंडिया का स्टैंड बता रहे, मतलब हार्ड एंड फास्ट स्टैंड नहीं है।
और वही है 25% वाला जो बात है वही दिया हुआ है कि कम से कम 166 होना चाहिए था उसका सीट, लेकिन अभी जो इसका आगे है जो आंग सान सू की पार्टी है वो 396 सीट ले ली है, जबकि जो मिलिट्री का जो हम बोले थे ना एक प्रॉक्सी उन लोग पार्टी रखी है, जो कि प्रॉक्सी पार्टी क्या करती है, प्रॉक्सी पार्टी लड़ती है लेकिन वहां पे जो अपॉइंट होते हैं वो आर्मी जो मिलिट्री पर्सन ही होते हैं। तो जो उसकी पार्टी है USLD नाम है उसका फुल फॉर्म भी कहीं होगा ही, सॉरी, यूनियन सॉलिडारिटी डेवलपमेंट पार्टी, जो प्रॉक्सी जो बोलते हैं प्रॉक्सी पार्टी है, आर्मी बैक्ड यूनियन सॉलिडारिटी डेवलपमेंट पार्टी। तो वो इस बार हम बोले हैं बहुत बुरी तरह हारी है, लेकिन और आंग सान सू की NLD जीती है। तो वो तो कू हो ही गया। अब आर्मी यही चाहती है कि मतलब कि ये जो इलेक्शन में जो भी गड़बड़ी हुआ है तो उसी को सुधारने के लिए वो कू की है। और अब इंडिया का स्टैंड हम बता ही दिए। फिर उसके बाद ये मतलब एक्सप्लेन कैसे किया है कि क्यों कू हुआ है, तो ये बोला है कि ये टेरिबल फ्रॉड हुआ है वोटर लिस्ट में, इलेक्शन में 2020 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन कमीशन फेल्ड हुआ है मैटर को सेटल करने के लिए, इसीलिए ये किया गया है। और ये जो चीफ कमांडर मिलिट्री जो कमांडर है मिन ऑन्ग हलांग, ठीक है, मिन ऑन्ग हलांग, ये बोले हैं कि ये हम जो डिक्लेयर किए हैं इमरजेंसी, ये मतलब इसलिए किए हैं ताकि जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है, ठीक है, ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलेक्टोरल जो इश्यूज है वो रिजॉल्व करने का जरूरत है। और फिर उसके बाद ये भी बोला है कि आर्टिकल 417 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मतलब एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को इमरजेंसी के लिए, लेकिन उसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो उसी को लेकर के है। बाकी ये तुम लोग पढ़ना, ये समझ में आ जाएगा। ये आज का वही सारा पावर को लेकर के ही सारा है। फिर पॉलिटी और नॉन इंटरफेरेंस, ये इंडिया का हम बता ही दिए, इंडिया नहीं वो करेगा, इंडिया दोनों की तरफ से, क्योंकि उसका मिलिट्री मतलब जियो पॉलिटिकल जो बैलेंस बनाने के लिए वो मिलिट्री को बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड में वो नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि वो दोनों के लिए ही वो नॉर्मल है, क्योंकि उसका है भी डिटेल कि क्यों वैसा हुआ है। फिर उसके बाद चाइना तो किया ही नहीं, तो और एशियन कंट्रीज के बारे में भी आया है कि एशियन कंट्रीज का जो एक म्यांमार क्या है, म्यांमार जो, अच्छा सॉरी, बाकी जो इंडिया और क्यों नहीं कर रहा है, तो इंडिया क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है म्यांमार में, और एशियन कंट्रीज का गेटवे टू द ईस्ट म्यांमार ही है, और वहाँ पे कलरदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो इंडिया का है, वो जो सितवे पोर्ट पे वो डेवलप कर रहा है। तो ये सब को लेकर के वो बहुत ज्यादा नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, और वो मतलब कंसर्न है लेकिन क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। अभी देखते हैं क्या डिप्लोमेटिक शिफ्ट होता है फिर उसके बाद। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है? ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, तुम लोग बाकी पढ़ना। अगर नहीं समझ में आएगा कोई भी पोर्शन तो जरूर क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि उसी को बहुत सारे एंगल्स में दिया हुआ है। इंडिया का एंगल दिया हुआ है, चाइना का एंगल दिया हुआ है, और वर्ल्ड में कैसे कैसे यूरोपियन यूनियन मतलब अब फेवर में नहीं है कि सैंक्शंस लगा करके और किसी चीज को भी मतलब किसी कंट्री को ये किया जाए। तो ये तुम लोग बाकी आगे पढ़ना। किसी को कोई डाउट है?